नमस्कार दोस्तों। अक्सर यूएसए में आपने देखा होगा कि सेल्फ हेल्प ही करनी होती है हर चीज़ में, और ख़ासकर जब आपको घर शिफ्ट करना होता है तो आप एक किराए का ट्रक जिसे यू हॉल वगैरह बोलते हैं उसे लेते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि अगर आप यू हॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से आपको लेना चाहिए और किस तरह से रिटर्न करना चाहिए ताकि आपको चार्जेस फालतू के ना पड़े। तो देखिए हमारी वीडियो, आयो शुरू करते हैं आपके साथ हमारी वीडियो यू हॉल से हमारी जर्नी कैलगरी से सरी के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यूएसए कनाडा के मुल्कों में जब घर शिफ्ट करना होता है तो में मैन पावर की बहुत कमी होती है, तो लोगों को यह घर का सामान खुद ही शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी एजेंसी को हायर करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। इसी कारण कंपनी से आप ट्रक हायर कर लेते हैं जिसे आप खुद ड्राइव करते हैं। ट्रक हायरिंग में सबसे बड़ी जो कंपनी है वह है यू हॉल। तो आज हम आपको बताएंगे कि यू हॉल से कैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, क्योंकि हम भी आज मूव कर रहे हैं कैलगरी से सारी वैंकूवर के लिए। तो पहले हम ट्रक को हायर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उस टाइम आपने क्या क्या चीज देखनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि जब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी जो डिफेक्ट पहले से होगा, कोई डैमेज होगा या सफाई नहीं होगी तो उसके पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं। अभी हमने अंदर जाके अपनी डिटेल्स दे दी है और अंदर जाकर शॉप में, और उसने हमें चाबी दे दी है गाड़ी की। हम इसको खोल कर देखेंगे, अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करेंगे। इंटीरियर तो नीट एंड क्लीन लगता है। यह यू हॉल 15 फीट वाला है और इसमें पीछे डबल टायर होते हैं, बल्कि जो हम ढूंढ रहे थे कि विंटर टायर्स हो उसमें विंटर टायर्स ही है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम स्नो भरे रास्तों से ही चलाकर कैलगरी से वैंकूवर की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी हमें अभी जरूरी चीज यह देखनी है कि कहीं पर कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ हमें यहाँ पर बम्पर निकला हुआ मिला, यह हम रिपोर्ट कर देंगे हम उसको। और भी कोई चीज अगर हमें कोई ऐसा फॉल्ट लगेगा, क्योंकि जो चीज आप रिपोर्ट कर देंगे उसका आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी हम इसका इंटीरियर अच्छी तरह से देख रहे हैं। खासकर हमने अभी उसकी फ्यूल गैस देखनी है, क्योंकि जितने फ्यूल पर आप गाड़ी लेंगे उतने फ्यूल पर ही आपने वापस करनी है। अगर आप कम पर वापस करेंगे तो आपके फ्लैट रेट फ्यूल का लगेगा, जो आपके एक्चुअल फ्यूल डलवाने से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है। तो जो चीज हम देख रहे हैं उसमें सब एडजस्टमेंट अभी देखी। इसमें 11 फीट 3 इंच की हाइट है। सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि जो चीज आपको जरूरी है उसे के पूरी तरह के स्टिकर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं क्या क्या जरूरी है। जैसे यह ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है, किस तरह से इसको चलाना है, क्योंकि आप नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस पर चलाते हो, आपको कोई ट्रक के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए सारी बातें जो नहीं पता होती वह यहाँ लिखी है। यहाँ पर इसको वापस करने का जो प्रोसीजर है वह भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अभी हमने सारा चीज इसकी जो है नोट कर ली है। तो हम इसके बाद अभी सबसे पहले काम होगा, हम इसे लेकर फ्यूल पूरा भर आएंगे, क्योंकि एक बार फिर हम यहाँ से भर लेंगे तो हमें फिर रास्ते में काफी लंबा समय हम गुजार लेंगे और एरिया के 300-400 किलोमीटर शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉस्टको से फ्यूल भरवा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल मेंबरशिप पर भी आप यहां से फ्यूल ले सकते हैं, यू हॉल के लिए भी, क्योंकि यह सस्ता होता है मेंबरशिप पर।
मार्केट में जितना फ्यूल का रेट है उसे से कॉस्टको के रेट हमेशा काम होते हैं। तो फ्यूल भर के हम घर पहुंच गए हैं। एक बार घर में गाड़ी को खड़ा करते हैं, उसके बाद हम इसमें अपना सामान लोड करना शुरू करेंगे। यह जो 15 फीट का स्पेस है, इसमें जो 2.5 फीट है वह केबिन के ऊपर है, जिसमें आप हल्की चीज डाल सकते हैं। तो हमने गाड़ी लोड कर लिया है। 10 घंटे 17 मिनट की ड्राइव हमारी दिख रही है हमारे मैप पर। हम सुबह सुबह 8 बजे यहाँ से निकल चुके हैं। कैलगरी में सड़कें इस टाइम सुनसान है, क्योंकि एक तो हम जल्दी चले हैं, दूसरा आज संडे है तो ट्रैफिक वैसे भी काफी कम होने का अंदेशा है। तो हमने 3-4 दिन मौसम देखकर आज इसीलिए हम यहाँ से चले हैं कि वेदर हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो किस्मत से हमें वेदर अच्छा मिल रहा है। हम कैलगरी से चले ही और इस तरफ यह आपको कैलगरी डाउनटाउन का व्यू हम दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत सिटी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से और चारों तरफ बर्फ की चादर इस समय छाई हुई है। हालांकि कुछ दिन से बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे रोड काफी क्लियर है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वाला है। और यह कनाडा का सबसे लंबा हाईवे है, जो उस कनाडा बॉर्डर के तकरीबन पैरेलल ही चलता है, क्योंकि ज्यादातर जो कनाडा की आबादी है वह बॉर्डर के नजदीक वाले शहरों में ही है। ऊपर वाले इलाकों में ज्यादातर बर्फबारी ज्यादा होने के कारण आबादी कम है। तो अभी हम शहर के अंदर से जा रहे हैं। सुबह के टाइम कैलगरी का नजारा ही कुछ डिफरेंट लगता है, क्योंकि अभी सनराइज का टाइम है और नीचे बर्फ पड़ी है। तो सूर्य की किरणें बर्फ के ऊपर चमक रही है, जिसके कारण लैंडस्केप में बहुत ही गोल्डन टाइप का दृश्य हमारी आंखों को प्रदान करती हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाइडल वर्क है जहां के पास से हम गुजरते हैं। इसके पीछे ही आपको जो नजर आएगी माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी भी है। तो इस रिंग रोड जो 201 स्टोनी भी कहा जाता। अभी हम बेनिफ की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां पर बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। बहुत अच्छी जगह घूमने वाली, हालांकि बहुत महंगी जगह होती है, पर वहां पर रहने का घूमने का बहुत अच्छी चीज है और समर और विंटर दोनों में ही काफी पॉपुलर है। तो अभी हम उसे क्रॉसिंग पर पहुंच गए हैं, टर्न ले रहे हैं हम यहाँ के पास कनाडा हाईवे 1 की तरफ। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा है। हमारा जो डिस्टेंस है तकरीबन जो 957 किलोमीटर था। तो हमारा प्लान यह है कि हम इसे 2 दिन में पार करेंगे। और अगर मौसम अच्छा रहा, कहीं कोई बर्फबारी वगैरह नहीं हुई, तो शायद हम 1 दिन में भी इसको करने की कोशिश करें। हमारी बैकअप गाड़ी अपनी कर भी पीछे है और हम आगे जा रहे हैं। देखिए साइडों पर बर्फ अभी भी बहुत पड़ी है और कुछ खुले जानवर इस तरह से यहाँ चलते हैं, क्योंकि फॉर्म खुले होते हैं, बांध के नहीं रखा जाता। कितना खूबसूरत नजारा आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस रास्ते में एक कैनमोर टाउन आएगा। वहां पर ज्यादातर लोग जो टूरिस्ट लोग हैं वहां पर रहते हैं, क्योंकि कैनमोर बैंफ के मुकाबले सस्ता है और काफी नजदीक भी है वहां के, क्योंकि बैंफ में जो अकोमोडेशन है वह काफी महंगी होती है। इसलिए अगर आपके पास गाड़ी है और थोड़ी सेविंग कर सकते हैं, तो कानमोर या गोल्डन में रहने से आप काफी क्लोज भी है और सारे खूबसूरत जगहों का लुत्फ भी ले सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सेविंग भी कर सकते हैं। दिन आसपास के इलाके जैसे जैस्पर आदि, वहां भी आप घूमने जा सकते हैं। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा हाईवे है, अच्छी स्पीड है। 100 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पर हमें मिल रही है, क्योंकि यही स्पीड लिमिट है। आपको पता ही होगा कि कनाडा में जब भी गाड़ी चलानी है तो जो रोड की स्पीड लिमिट है इस पर गाड़ी चलानी पड़ती है। आप ज्यादा स्लो या ज्यादा तेज नहीं चला सकते हैं, आपको ट्रैफिक के साथ मिलकर ही चलना होता है।
तो यह झील बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल रोड के साथ ही है, तो इसलिए अगर आप इस रोड पर ट्रैवल करते हैं तो जरूर यहाँ पर रुककर आप एक बार यहाँ का नजारा देखें और पूरी अच्छी तरह से यहाँ के मजे ले। तो इसके बाद यह इसके सामने एक पावर प्लांट बना हुआ है, लेकर दूसरी तरफ वह भी आप देख सकते हैं। अभी हम इस झील के पास से गुजर रहे हैं। यह बहुत ही खूबसूरत झील है। अभी हम आपके यहाँ पर रुककर कुछ ड्रोन के शॉट भी दिखाते हैं। हमने एक ड्रोन से बहुत ही खूबसूरत वीडियो इसका बनाया है। देखिए, इससे आपको झील का इलाका जो ऊपर से कैसा है वह है नजर आएगा। झील के पार में एक सीमेंट प्लांट है और एक डेड मेंस फ्लैट नाम की कॉलोनी है। यह कोई 1939 में वहाँ मर्डर हुआ था, तो उसके नाम पर वहाँ पर डेड मैन कॉलोनी है। नाम ही डेंजरस है पर जगह बहुत खूबसूरत है। दूसरा, अगर यहाँ से आप ऊपर कोई जाते हैं तो वहाँ पर भी एक पुरानी केव है जहाँ पर बहुत ट्रैकिंग वाले लोग अक्सर जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके भी आप उसे जगह का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है और यह व्यू समर में इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब झील का पानी बिल्कुल नीला होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, तो बहुत ही एक अच्छा आंखों को सुकून देने वाला यह नजारा पेश करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैमरा 360 डिग्री घुमाकर कुछ अच्छा व्यू इस लेक का दिखाया जाए, तो उम्मीद है आपको यह व्यू जो हमने यहाँ पर वीडियो का एक क्लिपिंग लोड किया है आपको अच्छा लगेगा। इस यहाँ रुकने के बाद थोड़ी देर हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। देखिए, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत ही नजरा खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि आगे जो पहाड़ है उनकी हाइट ज्यादा है और बर्फ से लदी हुई चोटियां दोनों तरफ है और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बीच बीच में जो जानवरों के क्रॉस करने के लिए वहाँ पर ऊपर ब्रिज भी बने हैं, तो ताकि जो जंगली जानवर है, जैसे वह सामने एक बारी आ रहा है, यह सिर्फ जंगली जानवरों को क्रॉस करने के लिए बनाया ताकि वह रोड पर ना आए। रोड के दोनों तरफ फेंस लगा दी जाती है ताकि गाड़ियां बहुत स्पीड में आती है तो कोई जानवर आगे ना आए। अभी हम कैनमोर टाउन के पास पहुंचने वाले हैं, जो एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पर जो टेस्ला का चार्ज भी है, इसलिए जनरली टेस्ला के ड्राइवर है यहाँ पर एक स्टॉप जरूर करते हैं, क्योंकि टेस्ला का सुपर चार्ज गोल्डन में है, उसके बाद सिर्फ कैलगरी में है। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो यहाँ पर ही एवी के चार्जर है। यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा ही साइड में जाना पड़ता है और यह तकरीबन रोड के ऊपर ही है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा अभी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर बर्फ से भरे वह पहाड़ है, स्मूथ ड्राइव है, अच्छी रोड और हम तकरीबन 100 की स्पीड पर जा रहे हैं और इसी रोड में आगे एक 120 किलोमीटर का भी पैच आता है, वह हम वहां पर आपको पहुंचकर दिखाएंगे। एक और क्रॉसिंग है जो वहां पर जंगली जानवरों के लिए रोड क्रॉस करने के लिए जगह बनी है। ऐसे बहुत ही क्रॉसिंग है जो 15 से 20 किलोमीटर के बाद बने हुए हैं, तो जानवर जो दोनों साइड में है काफी है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है जो बर्फ में भी काफी रहते हैं। देखिए किस तरह से यह ट्रक थोड़ा सा भी लेफ्ट में हुआ तो बड़ा डेंजरस होता है, आएंगे जरूर कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए केयरफुल रहे, व्हाइट लाइन से अंदर की तरफ रहे, क्योंकि रोड तो फोन लेने आप सीधा चल सकते हैं। यह लेफ्ट वाली लेन जिसमें अभी गाड़ी निकली है वह ओवरटेकिंग लेन होती है।
अगर आपने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप उसे लेन में आकर ओवरटेक कर सकते हैं। इंडिया में यह उल्टा होता है, ट्रैफिक की दूसरी साइड होती है तो वहाँ राइट वाली लाइन ओवरटेक लेन होती है, यहाँ लेफ्ट वाली लेन होती है। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाते हैं जैसा कि यह गाड़ी है, वह ओवरटेक करने के बाद फिर वह राइट वाली लाइन में आ गई है, कभी अभी वह स्पीड लिमिट पर ही अपनी स्पीड पर जा रहा है। स्पीड को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके कारण ट्रैफिक में बाधा नहीं आती, ओवरटेकिंग करना भी आसान रहता है और ट्रैफिक में मर्ज और एग्जिट भी आसान रहता है। अब इस इलाके में काफी बर्फ पड़ी हुई है, दोनों साइड भरी हुई है, पर रोड यहाँ भी बिल्कुल ही क्लियर है। हालांकि थोड़ी थोड़ी पर रोड के ऊपर बर्फ आपको लग रही है क्योंकि यहाँ पर जब रोड के क्लियरेंस होती है तो साथ में कुछ ग्रेवल भी डाला जाता है जिससे फ्रिक्शन बढ़ती है और वह बढ़ी हुई फ्रिक्शन के कारण गाड़ियाँ स्लिप नहीं होती है और रोड जो है ठीक रहता है क्योंकि गाड़ियां बहुत तेजी से चलती है। यह अभी हम फील्ड टाउन पहुंच गए हैं, यह जो तकरीबन अल्बर्टा स्टेट का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ पर इसके बाद हम बीसी स्टेट में जो ब्रिटिश कोलंबिया की स्टेट में इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है, वहीं पर जो फील्ड नाम है उसे जगह का वहाँ के बाद जो है शुरू हो जाता है। तो छोटा सा एक टाउन है, फील्ड नाम है उसका, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। दूसरा टाइम जोन अभी नहीं चेंज हुआ है। कई लोगों को लगता है टाइम जोन स्टेट के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा नहीं है। टाइम जोन बाद में चेंज होता है, जो एक टाइम लाइन आएगी, एक 0 पॉइंट आता है वहाँ पर टाइम जोन चेंज होगा। जब हम अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम जोन चेंज हो जाएगा और 1 घंटा जो है टाइम आगे चल जाएगा। यानी अगर हम वहाँ पर 8 बजे हैं तो वहाँ पर अभी 7 बजे होंगे। तो इसलिए हमें 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी 13 घंटे ट्रैवलिंग टाइम पड़ेगा क्योंकि बीसी का टाइम 1 घंटा पीछे चल जाएगा। अभी यहाँ पर एक बॉक्स कट है, यानी पहाड़ को काट के बीच में से रोड निकाली जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अभी देखिए सामने वह बॉक्स कट आ रहा है। दोनों साइड में जो पहाड़ी है उसके ऊपर बर्फ पड़ी है और यह रोड उसके बीच में से गुजरती है। रोड के बाद एक लंबा ब्रिज आता है और रोड पहाड़ी के दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिज के ऊपर में अक्सर वहाँ पर ब्लैक आइस जम जाती है। तो आपको बॉक्स कट को क्रॉस करने के बाद आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अगर वहाँ पर ब्रिज के प्राइस अगर आइस जमी है तो आपकी गाड़ी फिसल सकती है। अगर इस ब्रिज के बाद राइट साइड में देखे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा नीचे का नजर आएगा, बर्फ से ढका हुआ, और वहीं पर एक ट्रेन का ट्रैक भी है। घुमावदार ब्रिज के बाद फिर एक बार देखिए हमारे राइट साइड में कितना खूबसूरत नजारा है। पूरे पेड़ बर्फ से लदे हुए हैं और नीचे आपको रेलवे ट्रैक भी नजर आएगा। अगर आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो हमें वह ट्रेन भी नजर आएगी जो यहाँ से जाती है। हालांकि वैंकूवर से कैलगरी को ट्रैक तो है पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी। हालांकि एक लग्जरी ट्रेन जो है वह बेनफ तक जाती है जो काफी महंगी है, पर गुड्स ट्रेन कैलगरी तक जाती है और यह ट्रैक ऑलमोस्ट ट्रांस कनाडा हाईवे के पैरेलल ही चलता है। एक दूसरी पैसेंजर सर्विसेज है जो ट्रांस कनाडा ट्रेन है, वह वैंकूवर से टोरंटो तक, वह एडमिंटन होते हुए जाती है, कैलगरी नहीं जाती है। यह ट्रेन जब बर्फ से भरी हुई घाटियों से गुजरती है, रोड के साथ साथ चलती है, यह बहुत ही खूबसूरत लगती है। हालांकि इस ड्राइविंग में थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, पर क्योंकि यहाँ पर लोग रूल बिल्कुल फॉलो करते हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आप आराम से अपनी स्पीड से अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ का जो पहले टाउन है, गोल्डन छोटा सा टाउन है, वह आ रहा है और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और तेल भी भरेंगे। तो देखते हैं जो पहले ही कोई गैस स्टेशन आएगा तो वह हम वहाँ पर रुकेंगे।
हम यहाँ रुक गए हैं। हम यहाँ अभी एक बहुत ही खूबसूरत शहर में खड़े हैं जिसका नाम गोल्डन है। टेम्परेचर 21 के करीब है। बर्फ जो पुरानी पड़ी हुई है वही जमी हुई है। हम गैस स्टेशन से तेल ले रहे हैं और उसके बाद वॉशरूम वगैरह जाकर हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, घूम फिर के थोड़ा, ताकि थकावट हमें कम हो। और क्योंकि लंबा रास्ता है तो यहाँ से हम फिर आगे की तरफ निकलेंगे। काफी बर्फीली जगह है, बहुत ठंड पड़ रही है। बाहर में खड़ा होना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गाड़ियों में यहाँ अंदर हीट होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ देर रुकने के बाद फिर हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। इसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा है वह रेवलिस्टिक है। यह रास्ता भी काफी कठिन है और सबसे जो इसमें कठिन जगह है वह गोल्डन और रेवलिस्टिक के बीच में सबसे कठिन पास है, वह रोजर पास है। वहाँ पर कुछ रुकने की जगह में बनी हुई है और अक्सर वह बर्फ से ढका रहता है। बर्फ के सीजन में बहुत ही केयरफुल होकर इस एरिया से गुजरना पड़ता है। टायर चैन का होना बड़े व्हीकल के लिए जरूरी है और विंटर टायर्स इस सेक्टर में अगर आपने नवंबर से अप्रैल के बीच में जाना है तो विंटर टायर्स होना लाजमी है। और बड़े व्हीकल में आपके पास जो टायर चैन होनी चाहिए, यह अगर गाड़ी फंस जाती है तो टायरों पर चैन लगाकर निकल सकती है। यह बहुत ही यूजफुल होती है। यहाँ से अब कुछ जगहों में रोड भी 4 लेन नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर रोड बनाना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो वर्किंग सीजन है आपको बहुत लिमिटेड मिलता है। 4 से 5 महीने ही यहाँ काम हो सकता है, बाकी टाइम यहाँ बर्फबारी होती है जिससे रोड चौड़ा करने का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि लगातार इस रोड को 4 लाइनिंग करने की कोशिश चल रही है, पर कुछ कुछ पैचेज आपके बीच में ऐसे मिलेंगे जहां पर 4 लाइनिंग नहीं है और रेड जो है वह 2 लेन की है। जहां पर भी 2 लेन की रोड है तो आपको ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, खासकर विंटर में, क्योंकि थोड़ी सी भी गाड़ी स्लिप होने से रोड की दूसरी लेन में जा सकती है जहां से सामने वाला ट्रैफिक आ रहा होता है। कितना खूबसूरत नजारा यह दोनों तरफ बर्फ का मिल रहा है। हालांकि थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जिस कि हमें उम्मीद थी इस बात की कि शायद थोड़ी थोड़ी बर्फबारी होगी, तो हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार भी है। हमने टायर चैन इत्यादि भी रखी है और बाकी भी चीज जो हमने रास्ते के लिए, जैसे कुछ चीज आपको रखनी पड़ती है, कंबल वगैरह, खाने का सामान, ताकि अगर कहीं रोड ब्लॉक हो जाए और आपके वहां कुछ देर रुकना पड़े तो आपके पास जरूरत की सभी चीज हो। खासकर ईवी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उनको यह जरूरी होता है क्योंकि गाड़ी आपकी बैटरी पर चलती है, तो इसलिए आपको बैटरी कंजर्व करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी की जो बैटरी है आपका हीटिंग सिस्टम वगैरह और बाकी सारे अप्लायंसेज इस पर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। दोनों तरफ जो पेड़ है वह बर्फ से भरे हुए हैं और आंखों के लिए एक सुकून देने वाला बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। वह आपके सामने एक फिल्म की तरह यहाँ पर चल रहा है। साइड में यह लेक का व्यू है, वह भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है यहाँ से। हालांकि ऐसी जगह में आपको रुक कर जाना चाहिए, पर हम इतना टाइम यहाँ पर अभी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर रुके और इन जगहों की पूरा तरह से आनंद ले। इस रास्ते में एक और चीज है कि कई जगह एवलांच एरिया है जहां पर बर्फ ऊपर से कभी भी सरक सकती है, इसलिए यहाँ पर स्नो शेड बने हुए हैं। कुछ 4 से 6 इस तरह के शेड इस एरिया में आते हैं, जहां पर आपको अभी हमारे सामने एक स्नो शेड आ रहा है। इसमें गति भी आपको थोड़ी देखनी पड़ती है कि कितनी स्पीड लिमिट है, क्योंकि इसके अंदर टर्निंग भी होते हैं और रोड थोड़ा स्लिपरी भी हो सकता है। तो अभी हम इस स्नो शेड को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि यह स्लाइड प्रोन एरिया है, तो जो ऊपर से बर्फ कहीं गिरती है तो उसके कारण रोड लगातार ब्लॉक न होती रहे, तो ऐसे इलाकों में यह स्नो शेड बना दिए जाते हैं ताकि ऊपर से जो एवलांच के समय बर्फ गिरती है वह इस शेड के ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है
और रास्ता अवरुद्ध नहीं होता है। यहाँ पर यह एरिया बहुत ही एवलांच प्रो है और यहाँ पर कभी भी बर्फ के तोंदे ऊपर से गिर सकते हैं, तो इसलिए यह स्नो शेड इस एरिया में बनाए गए हैं जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। रोजर पास वाला एरिया है, इसको हमने अभी पास किया है। बर्फ भी शुरू साथ थोड़ी थोड़ी गिर रही, जिसके कारण रोड से कीचड़ भी आपकी विंड स्क्रीन पर आ जाता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारी विंड स्क्रीन पर वाइपर लगातार चल रहा है और जिस एरिया में वाइपर नहीं लगता है वहां पर थोड़ी मिट्टी जम गई है, तो जब भी हम रुकेंगे तो इसको पूरा तरह से साफ करेंगे। हालांकि वाइपर हमारे काफी अच्छे हैं यू हाल के, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। पर वहीं पर आपके जो वाइपर ब्लेड है इस रास्ते में वह अच्छे जरूरी होने चाहिए। एक और जरूरी बात है कि जो आपका विंड स्क्रीन वॉशर है उसमें जो फ्लूइड है वह एंटी फ्रिज वाला ही होना चाहिए। नॉर्मल पानी अगर उसमें आपने डाल रखा है तो कई बार यह होता है कि ज्यादा टेम्परेचर लो होने से तो वह बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वह वहां से अंदर से पानी जब आप स्प्रे करते हैं शीशे के ऊपर वह आना बंद हो जाता है, तो एक बड़ी सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है एक बार, क्योंकि उसमें एंटी फ्रिज नहीं था। हम वह गाड़ी सिएटल से लेकर आए थे तो पूरा को पूरा जो पानी वाला टैंक था वह जम गया था और शीशे के ऊपर भी बर्फ जम गई थी, तो इसलिए एंटी फ्रिज आपको जरूर विंडस्क्रीन वॉशर में डाल के रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे इलाके में जब बर्फबारी हो रही है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और विजिबिलिटी कम हो सकती है, तो उसके लिए आपको कहीं पर रुकना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा। एक जरूरी बात और है कि आप एक गर्म पानी की जो केन है वह भी अपने साथ रख ले। कहीं पर ज्यादा बर्फ जम जाती है तो आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डालकर उसको क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर हम बर्फ ढके पेड़ों के बीच से गुजर रहे हैं और रोड अभी यहाँ पर भी 2 लेन ही है। अभी हम रेवेल स्टॉक के पास पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पर रोड फिर से 4 लाइन आ गई है। रेवेल स्टॉक इस जगह में काफी अच्छा शहर है, रास्ते में स्टॉपेज है, होटल वगैरह, यहाँ पर काफी चीज यहाँ पर देखने वाली भी इस एरिया में है। स्कीइंग करने वाले काफी लोग सर्दियों में जहाँ आते हैं। यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। नीचे बहुत ही खूबसूरत रिवर नजर आ रहा है। एरिया है जहाँ पर ट्रक वगैरह रुक के अपने टायर प्रेशर और बाकी चीज चेक करते हैं और वॉशरूम वगैरह जाने की यहाँ पर प्रोविजन बनी हुई है। हम यहाँ पर कुछ देर में फ्यूल की फीलिंग करके हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। बर्फ की चादर चारों है देखिए, और अब इसके बाद लगातार फिर एक बार एल्टीट्यूड बढ़ेगा और एल्टीट्यूड बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा बर्फ गिरने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है। इसलिए जितने भी साइन आप देखेंगे रोड की स्पीड लिमिट के जैसे यह है, यह इलेक्ट्रॉनिक है। जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको चेंज कर दिया जाता है, घटा दी जाती है। अभी फिलहाल 100 की स्पीड ही सारे डिस्प्ले साइन शो कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि रोड बिल्कुल ठीक ठाक है और आप पूरी स्पीड पर जितने की इस रोड की डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर जा सकते हैं, तो यानी रोड को कोई अवरोध एरिया या रोड के ऊपर सुनो या ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जिसके कारण आपको स्पीड घटानी पड़े। जब मौसम खराब होता है तो ऑटोमेटिकली वहां से कंट्रोल रूम से वार्निंग भी दी जाती है और उसे यह जो रोड साइन है उनको चेंज कर दिया जाता है। यह इनोवेटिव मेथड है जिससे मौसम के हिसाब से किसी भी पैच में स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। यह एक खूबसूरत रिसोर्ट ही जिसका नाम 3 वैली रिसोर्ट है, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना है पुरानी चीजों का। देखिए झील के बीच में से तकरीबन यह रोड गुजरती है, बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है। कभी टाइम हो तो यह आप यहाँ रुक भी सकते हैं रात को। और इसके सामने जो ट्रेन गुजरती है दूसरी साइड, बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है जब यहाँ ट्रेन गुजरती है। हमने यह स्पॉट समर और विंटर दोनों में यहाँ रुक कर देखा है, दोनों में ही बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह बहुत शांत है
और ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में किसी जगह पर रह रहे हो। बहुत ही खूबसूरत और लंबी झील है जो इस रोड के साथ साथ चलती है। इस रोड पर यहाँ पर ड्राइव करना, लेक के साथ साथ ड्राइव करना एक बहुत ही आनंदमयी सफर है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर रुककर हमने यहाँ पर फोटोग्राफी भी की है। एक एरियल शॉट भी लिया है जो अभी हमने आपको दिखाया है। बहुत ही अच्छे यहाँ पर व्यूज मिलते हैं और बहुत अच्छी जगह रहने के लिए भी। आप ध्यान रखें कि कहां पर आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, क्योंकि हर जगह में वेरिएशन होती है यहाँ पेट्रोल की कीमत में, और कई बार आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। इसके लिए अगर आप चाहे तो अपने मोबाइल में एक गैस बड़ी नाम की एप्लीकेशन है, वह डाउनलोड कर सकते हैं। तो वह आपको सभी गैस स्टेशन का रेट दिखती है, जिससे आपको पता लग जाता कि कहां पर आपको सस्ती गैस यानी कि पेट्रोल मिल सकता है, तो वहां से डलवा सकते हैं। अभी बर्फ दोबारा गिरने शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बर्फ वाला स्टेज हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर ले, आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और बर्फबारी जो है ज्यादा ना बढ़े। देखिए हमारे सामने जो गाड़ी जा रही है बिल्कुल उसी के टायर वर्क को काट रहे हैं, तो पता लग रहा है यह फ्रेश स्नो है। तो हम भी अभी पीछे ही उसके जो एक बीटन ट्रैक है इस पर रखेंगे, ओवरटेकिंग वाली लेने में नहीं जाएंगे। साथ में रेलवे ट्रैक है और हम बहुत खूबसूरत नजारा देखते हुए जा रहे हैं। यहीं पर साइड में यह जो टाउन है, यहाँ पर एक बार 2 साल पहले यहाँ पर आग भी लगी थी, तो काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था यहाँ पर, तो हम उसे एरिया को भी निकाल कर आए हैं। तो यह हम थोड़ा सा प्लेन एरिया भी आ गया है। यह शिकामुस टाउन का एरिया है जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से एक हाईवे से दूसरी तरफ को भी रोड मुड़ता है कि अगर आगे कहीं ब्लॉक हो जाए तो दूसरी साइड को भी आपके यहाँ से अल्टरनेटर रूट है। यहाँ से गोल्डन के लिए कोई भी अल्टरनेटिव रूट यहाँ पर अभी इस एरिया में बर्फबारी बंद हो गई है, रोड क्लियर हो गया है। तो अच्छी बात है, रोड ज्यादा बर्फ पड़ने से रोड ब्लॉक हो जाने का कोई अंदेशा नहीं है। सलमन आर्म की यह जो लेक है, आप इसी को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। यह छोटा सा टाउन है जहाँ पर आपको सभी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। होटल भी हैं, अगर आप रुकना चाहे तो यह एक बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। सलमन आर्म क्रॉस करने के बाद हम एक बार फिर से हाईवे पर है। हालांकि यह शहर भी हाईवे के ऊपर ही है, पर हमने यहाँ शहर में थोड़ा डाइवर्सन लेकर रिफ्यूलिंग करने की बजाय सोचा है, क्योंकि हमारे पास काफी फ्यूल है, तो हम आगे जाकर किसी गैस स्टेशन पर फ्यूल लेंगे और थोड़ा बहुत विश्राम भी कर सकते हैं। तो यह टाउन के बाद में फिर एक बार हाईवे जो सीधा सीधा हाईवे है। हमने कमलूप्स में रहने का अरेंजमेंट किया है, होटल बुक कर लिया है। फोन से हमने बातचीत करके उनसे होटल पहले ही बुक कर लिया, क्योंकि कई बार यह होटल मिलते नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम हाईवे छोड़कर ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते। हालांकि होटल तो हमने बुक कर लिया है, पर हमारा इरादा यह है कि अगर हमें मौसम ठीक मिला तो हम आगे जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आगे की जर्नी अगर हम करना चाहते हैं तो हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि पेट्रो कनाडा का कोई गैस स्टेशन आएगा, तो वहां से हम रिफिलिंग कर लेते हैं। टाउन के बाद में हमको गैस स्टेशन देखेंगे तो हम रुक जाएंगे, ताकि टाउन के अंदर हमें ना जाना पड़े। अब यहाँ पर गैस स्टेशन हमें मिल गया है, तो हम भी रिफिलिंग के लिए रुक गए हैं। बिल्कुल शांत जगह है, हाईवे से थोड़ा हटके नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हम फिर एक बार थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करते हैं।
ताकि थकावट ना महसूस हो। हमारे साथ हमारा जो छोटा डॉगी है शेरनी है, इसका नाम है, यह भी ट्रेवल कर रहा है। इसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ठंड जहाँ से हम आए हैं कैलगरी के मुकाबले कम है, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। वह बहुत खुश है और खुशी में हमारे हाथों को यह हमारा डॉगी शेरनी चूम रही है। एक बार फिर हम फ्यूल लेकर आगे की तरफ बढ़ चले हैं। मौसम तकरीबन साफ हो गया है, रोड भी क्लियर है, तो हम अच्छी स्पीड से अपने गंतव्य की तरफ अभी जा रहे हैं। टाइमिंग के हिसाब से हम ठीक चल रहे हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो शायद ना रुके। अभी तकरीबन 4:15 की जर्नी है और है तो हम इसको एक दिन में भी कर सकते हैं। अगर हम इसी स्पीड से जाए तो तकरीबन 4.25 घंटे में हम सरई जो घर के पास है वहां पहुंच सकते हैं। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए कि हम किस समय वहां पहुंचते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आगे मौसम कैसा रहेगा। हालांकि गूगल के हिसाब से मौसम ठीक है, पर हमें पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। तो क्या हमें अंधेरे में ट्रेवल करना चाहिए? क्या हमें वहीं पर विश्राम करना चाहिए? यह हम कमलूप्स पहुंच के ही फैसला लेंगे। कितनी खूबसूरत यहाँ पर एक जेट्टी बनी हुई है। यह एक बोटिंग वाला एरिया है। यह यहाँ पर लोग अक्सर बोटिंग के लिए आते हैं, और यह वह एरिया जो मैं मेंशन कर रहा था। यहाँ पर आग लगी थी और काफी सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी और आग कई दिनों तक लगातार जलती रही थी और यह एरिया पूरी तरह आग से नष्ट हो गया था। यह दूसरी तरफ भी आग से डिस्ट्रक्शन वाला ही एरिया है। हम कामलूप्स के पास पहुंच गए हैं। हमारे साइड में एक और यह ट्रेन जा रही है। देखिए कितनी लंबी ट्रेन है और इसमें दो इंजन आगे पीछे लगे हैं और 100 से ऊपर ट्रेन की बॉगीज होती है। बहुत ही लंबी ट्रेन है। स्पीड यहाँ पर ट्रेन की इतनी नहीं होती, गुड्स ट्रेन है तो वैसे भी स्पीड ज्यादा नहीं होती। अभी हमारे बगल से एक ट्रेन निकल रही है जो कैलगरी की डायरेक्शन को जा रही है। देखिए किस तरह से कितनी लंबी लंबी ट्रेन यहाँ चलती है। गुड्स ट्रेन है सभी यहाँ पर, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक मैंने पहले भी बताया कि इस रूट में नहीं है, तो बहुत सारी ट्रेनें ऐसे आपको रास्ते में मिलती है। यहाँ पर एक गुड्स का काफी बड़ा स्टेशन है, वहाँ से काफी गुड्स ट्रेन आगे कैलगरी को जाती है। तो देखिए इस तरह से इतनी लंबी लंबी ट्रेन से यहाँ से गुजर रही है। अगर किसी क्रॉसिंग पर आपको रुकना पड़ जाए तो काफी टाइम आपको रुकना पड़ सकता है। आगे 2 इंजन और पीछे भी 2 इंजन होते हैं।
कई बार इन ट्रेनों के बीच में भी दो दो इंजन लगाया जाता है, क्योंकि यह पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर काफी जो है मशक्कत करनी पड़ती है इन दोनों को इतनी लंबी लंबी ट्रेन्स खींचने के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने यह डिसाइड कर लिया है कि हम आगे जाएंगे। कम लोग शहर को हम निकल चुके हैं वहाँ से, और अभी हम अगले शेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नजारा इस टाउन का नजर आ रहा है, और शाम धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि डे नाइट सेविंग के हिसाब से हम 1 घंटा पीछे भी टाइम में चलेंगे, पर फिर भी क्योंकि 950 किलोमीटर का हमारा सफर था जिसमें हमें तकरीबन 12 घंटे जरूर लगेंगे। तो यह देखिए नीचे टाउन है, ऊपर पहाड़ की चोटी है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हमारे पास सभी रुकने का टाइम नहीं है, नहीं तो हम लोग के यहाँ भी एक बहुत अच्छे जो ड्रोन से भी शॉट ले सकते थे, पर क्योंकि हमने अभी फैसला किया है कि हमने आगे निकल कर जाना है और सारी आज ही पहुंचना है, और यहाँ से तकरीबन 3:30 घंटे का जो डिस्टेंस है वह दिखा रहा है। तो इसलिए हम आज ही पहुँचने कोशिश कर रहे ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़े और हम अपने गंतव्य पर आज ही पहुँच जाएं। बीच बीच में शायद मौसम खराब होने का भी अंदेशा है। यहाँ से एक हाईवे 5 यहाँ से जाता है, क्योंकि जो हाईवे 1 है वह बड़ा घूम कर जाता है। बड़े ट्रक हाईवे 1 से ही जाते हैं, जो आजकल शायद वह बंद है, इसलिए सभी यहाँ से इसी हाईवे 5 से हम यहाँ से जाएंगे। हाईवे 5 के ऊपर में स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर है, यह सभी के लिए सामान्य है और सभी वाहन बहुत ही तेजी से चलते हैं। पर देखिए अभी हमें गंतव्य पर पहुंचने का टाइम यहाँ 3 घंटे दिख रहा है। रोड वैसे बहुत ही खूबसूरत है, काफी ऊंचाई पर भी है, पर मौसम ज्यादा बुरा भी नहीं है। अभी तक फिलहाल जितना हमें आया है, तो हमारे लिए अभी 300 किलोमीटर हमने और जाना है, जिसमें तकरीबन हमें 3 घंटे और 3 मिनट लगेंगे। अभी हम कामरूप से निकल चुके हैं। अगला जो सिटी इस रूट में आता है वह है मेरिट, और उसके बाद आएगा होप, चिल्ली बैक और अब्बत्सफोर्ड और सारी। पर यहाँ से अभी जो मेरिट है अगले टाउन का डिस्टेंस तकरीबन 120 किलोमीटर है। इस रोड की स्पीड भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नोट करने वाली चीज यहाँ पर यह है कि इसके 120 किलोमीटर के अंदर में आपको कोई भी गैस स्टेशन नहीं है। तो आप पहले चेक कर लें कि अगर आपको फ्यूल वगैरह की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर कोई हेल्प या कोई गैस स्टेशन इस एरिया में अगले 120 किलोमीटर तक नहीं है। उसके बाद मेरिट भी अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो सकते हैं, क्योंकि होप के बाद ही कोई गैस स्टेशन आपको मिलेगा। तो यह तकरीबन 200 किलोमीटर का स्ट्रेट आपको बहुत ध्यानपूर्वक निकलना होता है, खासकर फ्यूल के या और किसी तरह से ब्रेकडाउन के मामले में। आपको अपनी गाड़ी पूरी तरह से चेक कर लेनी चाहिए, खासकर फ्यूल के मामले में सड़क बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ट्रक जनरली हैवी होते हैं और इतनी स्पीड पर नहीं चल सकते। तो इसलिए ट्रक्स को राइट मोस्ट लेन है उसमें चलने की सलाह दी जाती है। ट्रक लेफ्ट लेने में जो ओवरटेकिंग लेन है उसमें नहीं आ सकते, उसके ऊपर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जी तो करता है कि यहाँ पर रख के कुछ मौज मस्ती करी जाए, पर ऐसा परमिटेड नहीं है। इस रोड पर कनाडा की किसी भी हाईवे पर आप कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अभी हम मेरिट टाउन की तरफ को पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको, हाईवे के ऊपर कभी भी गाड़ी रोकने की परमिशन नहीं है, अनलेस की बहुत इमरजेंसी हो तो शोल्डर पर खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी आपके फ्लैशर ऑन करके प्लेजर के लिए, फोटोग्राफी के लिए गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना कानूनी जुर्म में और आप ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं। आपको कोई एग्जैक्ट लेकर किसी जगह पर रुकना पड़ता है जहां पर पार्किंग की फैसिलिटी है, वहीं पर आप अपना खाना पीना जा और वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह हाईवे पर रुककर कोई आप ट्रैफिक को अवरुद्ध करने की यहाँ पर बिल्कुल मनाही है। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम जहाँ मर्जी साइड में रोक सकते हैं, क्योंकि रोड तो बहुत खाली है। गाड़ी खड़ी करने से आप अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहे, सिर्फ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जो पीछे गाड़ियां आ रही है
उनको नहीं पता कि इस तरह से कोई वहाँ रोड के ऊपर खड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ट्रैफिक के साथ ही चलना पड़ता है। दूसरा, जब सभी गाड़ियों की स्पीड से है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओवरटेकिंग के टाइम अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए ताकि वह गाड़ी आसानी से ओवरटेक कर जाए। जल्दी से जल्दी ओवरटेक करके ओवरटेकिंग के बाद वह नॉर्मल लेन में आ जाए और ओवरटेक वाली जो लेन लेफ्ट मोस्ट है उसे खाली रखा जाए ताकि किसी और को अगर ओवरटेक करना है तो वह लेन का इस्तेमाल करें। यहाँ यह आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां है और जंगल है, पेड़ों पर भी बर्फ गिरी हुई है। अब हम होप पहुँच गए हैं। अंधेरा हो गया है तो यहाँ पर हम रिफिलिंग कर रहे हैं। यह हमारी लास्ट रिफिलिंग होगी। कुछ चाय बाय भी हम यहाँ पी सकते हैं क्योंकि अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है। बारिश है तो यहाँ पर रुकने का कोई ज्यादा मकसद हमारा नहीं है। वॉशरूम वगैरह जाकर हम यहाँ से दोबारा निकल पड़ेंगे। अभी अंधेरा हो चुका है तो आगे की वीडियो में शायद आपको जो रोड का इतना बढ़िया नजर ना दिखा सके। आप फ्यूल के प्राइस देखिए, तकरीबन 30 से 35 सेंट का फर्क कैलगरी से पड़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर को आते हैं तो उसी तरह से फ्यूल के प्राइस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अल्बर्टा में तेल निकलता है, वहाँ पर रिफाइनरीज है और वो ऑयल रिच स्टेट है, इसलिए सबसे सस्ता तेल वहीं पर है। हम एक बार फिर से अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। थोड़ा सा ही हमने डाइवर्सन लिया था। हम हाईवे की तकरीबन पास ही है तो इसलिए हमने जो गैस स्टेशन है वह हाईवे के पास वाला चुना है ताकि ज्यादा अंदर ना जाना पड़े और हमारा रास्ता लंबा ना हो। काफी गैस स्टेशन आपको हाईवे के आसपास ही मिल जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा डाइवर्सन लेकर गैस फुल करके वापस आप हाईवे पर आ सकते हैं। यहाँ भारत की तरह हाईवे के ऊपर गैस स्टेशन नहीं होते हैं। जो भी चीज आपको करनी है आपको एग्जिट लेकर करना पड़ती है। अभी अंधेरे और बारिश के कारण हम आपको शॉर्ट में ही दिखाएंगे। अभी हम एबर्ट्सफोर्ड टाउन को क्रॉस कर रहे हैं। लाइट ही नजर आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है। इस यहाँ से जो 2-3 रोड है वह अमेरिकन बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जैसा कि अभी जैसे अपने बोर्ड देखा होगा। एबर्ट्सफोर्ड से समस बॉर्डर काफी पास है और उसके वेट टाइम यह डिस्प्ले रहते हैं और यहाँ से वह रोड बॉर्डर को मुड़ती है। एबर्ट्सफोर्ड से वैंकूवर तक 4 बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, जहां से आप अमेरिका को जा सकते हैं। अभी ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम टाउन के अंदर आ गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं। अभी हमने पूरा सामान डाउनलोड कर लिया है। अब समय है इसके बाद इसको रिटर्न करने का। हालांकि हमारे पास कल तक का टाइम है क्योंकि 48 हॉर्स इसका टाइम था जब हमने बुक किया था। हमने 2 दिन आने में लगते थे पर हम एक ही दिन में पहुंच गए, तो इसलिए हमारे पास कल सुबह का तक का टाइम है। पर क्योंकि हम इसे खाली कर चुके हैं तो हम इसे आज ही वापस कर देंगे। अब हम इसको लेकर चलते हैं। पूरी तरह से खाली कर लिया है हमने अपनी तरफ से। इसको दिया है, वॉश कर दिया है, अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया ताकि हमें कोई और वहाँ पर ऐसी चीज ना निकले जिसके कारण हमें कोई पेनल्टी देनी पड़ जाए। अभी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई हमारा सामान तो नहीं रह गया, जहां इसमें कोई हमारी तरफ से डैमेज तो नहीं हुआ, जो इस तरह की कोई चीज हो जिससे वह ऑब्जेक्शन हो जाए। सामान हमने पूरा रात को उतार लिया था। 2-4 चीज हैं वह भी अभी हमने उतार ली है, तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। कोई ऐसी चीज हमें नहीं लग रही है कि जिसके कारण हमें किसी तरह की पेनल्टी देनी पड़े, क्योंकि वही चीज जो डैमेज हमने शुरू में रिपोर्ट कर दिया उसके अलावा और कोई डैमेज हमसे नहीं हुआ है। तो इसलिए अच्छी बात है कि हमें कोई डैमेज देने नहीं पड़ेगा। इस तरह से जैसे मैं बताया, इसमें एक रैंप भी होता है पीछे जो आपको सामान उतारने और चढ़ने के लिए काफी हेल्प करता है। यू-हाल की गाड़ियां काफी अच्छी तरह से डिजाइन होती है। आपकी कन्वीनियंस के लिए लो फ्लोर होता है तो बहुत ही आसान रहता है इसमें सामान लेकर जाना। बांधने वगैरह के लिए सब कुछ अंदर बना होता है, तो इसलिए कोई सामान भी हिलता नहीं है और कोई डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं।
अब हम पहुंच गए फ्यूल स्टेशन पर, तो हमने उसका उतना ही टॉप अप करके देना, जैसे 1/3 इसका टैंक था तो उतना ही करके देना है। तो हमें चालू कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ठीक है कि आप देखते रहे कि साथ में स्विच ऑन कर ले ताकि आपको लेवल भी नजर आता रहे कितना फिल्म डाला है। तो हम देख रहे हैं लगातार, ये देखिए जैसे यह फ्यूल के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्यूल इसमें ऐड हो रहा है तो हम लगातार वहां से फ्यूल डाल रहे हैं। और उसके बाद जब इस लेवल पर तकरीबन 150 मिल्स का जो हमने फ्यूल दे रहा था, यह क्योंकि इसका माइक्रोमीटर माइल्स में है तो उतना ही हमें फ्यूल करके देना है ताकि हमें कोई फ्यूल का सरचार्ज एक्स्ट्रा से नहीं देना पड़े। 150 पहुंच गया और हम चल पड़े। अभी हम पहुंच गए। यहाँ पर हमने इस लॉक बॉक्स में इसकी चाबी डालनी है। यहाँ पर खड़ा करने के बाद जरूरी है कि हम इसकी एक वीडियो बना ले ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे गाड़ी लेने के टाइम और वापस छोड़ने के टाइम। आपको एक बार पूरी तरह से गाड़ी को खोलकर उसकी वीडियो बना लेनी चाहिए, जिसे हमने चारों तरफ से बना लिया है, मीटर रीडिंग की भी और गाड़ी की भी, ताकि अगर कोई कल को डिस्प्यूट होता है या कोई ऐसी चीज है जो रिपोर्ट नहीं है तो हम अपनी डिफेंस में इस वीडियो को शो कर सकते हैं और हम ऐसी कोई पेनल्टी से बच सकते हैं। अभी हमने जो चाबी है सेफ डिपॉजिट बॉक्स है उसके अंदर डाल दी है और हमारा काम खत्म हो गया है। गाड़ी वापस हो गई है और हमने ऐप के ऊपर भी उनको इंटीमेट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको किस तरह से लगी हमारी वीडियो? यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, आपको को भी अगर कभी यहाँ कनाडा या अमेरिका में सामान मूव करने के लिए यू-हॉल लेना पड़ता है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से ड्राइव करना है और किस तरह से रिटर्न करना है, वह हमने इस वीडियो में अच्छी तरह बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें। जय हिंद।